मैं फिर आता हूँ विजय कृष्ण साहब हैं। विजय कृष्ण साहब, मैं थोड़ा इस पे आ जाऊंगा क्योंकि प्रबल जी ने मामला गरमा दिया है कि भाई वो तो एग्जिट पोल और उसको ही नकार रहे हैं। हालांकि मेरा भी इसके बारे में एक ओपिनियन है। इतने वर्ष हो गए हैं और मेरी उम्र में 60 पार कर गए हैं। मुझे आज तक ना एक फोन आया है, ना एक व्यक्ति आज तक आया है जिसने मुझसे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल या किसी से आज तक बात की हो। और मेरे किसी जानने वाले का भी, मैं बहुत लोगों से पूछता हूं जिसके पास डायरेक्ट आया, कोई कहता है कि हाँ मेरे जानने वाले के पास है, लेकिन मेरे किसी जानने के पास वाले के पास, और हम लोग 8 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर किसी के पास कोई फोन आया हो इस बार के एग्जिट पोल का, तो मैं अपनी जानकारी को भी दुरुस्त करना चाहूंगा। मेरा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो नहीं। विजय कृष्ण साहब, मैं इससे अलग हटके थोड़ी आपसे बात कर रहा हूँ, और वो बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें अननोटिस चली जाती हैं, लेकिन जरा ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं जैसे इलेक्शन बॉन्ड की बात है, वैसे ही एक अजीब सी कल चीज हुई और जिसको आज सोशल मीडिया पे घूम रही है। मोदी जी जब अपनी माँ से मिलने गए हैं तो वो कश्मीरी शॉल क्यों ओढ़ लिए थे? जरा मैं, आप तो मतलब मीडिया से हैं, मैं और आपके दोस्त में, आप किसी से कहते नहीं जैसे भाई उनियाल साहब टोपी लगा के बैठे हैं, हिमाचल में हैं, अब ये अगर बंबई में टोपी और मफलर और ऐसे करके बैठूं तो ये कोई अजीब सा नहीं लगेगा? आप, मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। विजय कृष्ण साहब, आप क्योंकि काशी से आते हैं जहां पे आपके एमपी हैं, तो उस नाते पूछ रहा हूँ कि आपके एमपी साहब 71, और मैंने कल वो टेम्परेचर देख लिया था, गांधीनगर में कल का टेम्परेचर 31 डिग्री मैक्सिमम और 16 डिग्री मिनिमम था, ये इसके बीच था। मैं पूछ रहा हूँ ये कश्मीरी शॉल क्यों? जरा इसका वो माने समझा दीजिए मुझे, विजय कृष्ण साहब। जी आनंद भाई, पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, 2 चीजें हैं। मोदी जी कोई भी काम जो करते हैं तो हर चीज के पीछे उनका एक राजनीतिक मकसद होता है। कोई भी काम वो ऐसा नहीं करते हैं जिसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद न छुपा हुआ हो। तो और वो माँ के पास भी जाके आशीर्वाद लेना, हमारे ख्याल से अगर कैमरा वाले न पहुंचे तो शायद वो प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाए, और जब तक कैमरा वाले नहीं जाते होंगे तब तक वो माँ के पास पहुंचते भी नहीं होंगे। तो ये चीज तो मतलब 8 साल से हम लोग देख ही रहे हैं, आप सभी लोग उसको वॉच कर ही रहे हैं। कैमरा वाला तो उन्हीं की गाड़ी में साथ चलता है। हाँ तो नहीं, वो है ही है उनका, वो चीज है, हर चीज को इवेंट बनाना। और वो देखिए, 2 चीजें होती हैं। वो इस देश के लोगों की भावनाओं से अपने को कनेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे देश में ये है कि भाई आप माँ बाप का आशीर्वाद दीजिए, माँ बाप के प्रति आपकी श्रद्धा हो न हो, लेकिन श्रद्धा के बारे में बताइए लोगों को, तो उसके प्रति आपके व्यक्तित्व का एक वो होता है, समाज में एक स्थान बनता है। तो हर चीज को वो बहुत सोचे समझे हिसाब से करते हैं। अरे भाई, अपनी माँ के पास जाते हैं तो उसमें कैमरा ले जाने की क्या जरूरत है? आप अपने घर में जा रहे हैं, यही आशीर्वाद दीजिए, किसने मना किया है? और कोई भी ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है वो इस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में पहले राजनेता होंगे जो इस तरह से कोई भी अगर आशीर्वाद माँ का लेते हैं तो वो पूरे देश में, पूरा चैनल पे, मतलब हम कल देख रहे थे सारे मीडिया चैनलों पे शुरू हो गया कि वो रवाना हो रहे हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। अब आज के एग्जिट पोल पे आते हैं आनंद भाई, जिस पर आज आपका मेन मुद्दा है बहस का। वो अभी प्रदीप जी को भी मैं कुछ चैनल पे सुन रहा था कि किसी पे बैठे हुए थे अभी, मैं उनके आकलन से बहुत कुछ सहमत हूं, क्योंकि हमारी भी कई लोगों से गुजरात में इधर बीच बात हुई और हिमाचल में, तो हिमाचल में लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस का क्लियर मेजॉरिटी है। ठीक है, वो 40 है, 45 है, 45 न हो, 50 न हो, लेकिन वो कंफर्टेबल ढंग से गवर्नमेंट बना लेंगे। ये अलग बात है कि वो गवर्नमेंट चलेगी कितने, ये तो बात की चीज है देखने की। इस पर संदेह हो सकता है कि वो कितने दिन गवर्नमेंट चले। लेकिन हिमाचल में, क्योंकि जो इश्यूज हैं हिमाचल में, देखिए एक चीज और बता दें आपको कि जब पब्लिक के अंदर किसी इश्यूज को लेके कोई उद्वेलन होता है तो वोटिंग फिर एक तरफा होती है, फिर वो इधर उधर नहीं होती। तो जो वहां ओपीएस का मुद्दा था, फार्मर्स का, एप्पल फार्मर्स का मुद्दा था, और पब्लिक में वहां आक्रोश दिखाई देता था, ऐसा नहीं था। गुजरात में देखिए बहुत सारी चीजें डर के मारे नहीं दिखाई देती। आपने मार्क किया होगा कि वोटिंग के दूसरे ही दिन बाद सूरत में इनकम टैक्स की रेट बहुत जगह हुई, 2500 जगह। तो वहां किसकी हिम्मत है कि इस तरह से बोल देगा? लेकिन हिमाचल में वो चीज नहीं है। तो हिमाचल में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस क्लियर कट मेजॉरिटी से आएगी।
और आपका जो कहना था कि मोदी ब्रांड, तो ये बात सही है कि 2024 के लिए अगर हिमाचल में कांग्रेस बना लेती है, और एमसीडी में तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है आपका जैसे, तो एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही जाएगा कि आखिर मोदी ब्रांड जो है केवल गुजरात में ही क्यों। आपको ध्यान होगा कि 35 साल तक सीपीएम ने बंगाल में भी राज किया था, 35 साल तक, और उसके बाद जो हश्र हुआ सीपीएम का आज तक आप देख रहे हैं। और केरल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट हमारे ख्याल से इधर नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल है, तो वहां पर कोई भी जो जनमत आएगा उसका मैं मानता हूं कि उसका दूरगामी परिणाम 2024 के इलेक्शन में अवश्य पड़ेगा। और रही गुजरात की बात, तो ये 150 128 ये सही कह रहे थे आप ये शाही जी की ओपिनियन पोल से शुरू हो गया। और आज तो मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि लोग ये भी कह रहे थे कि 2024 में तो आएंगे मोदी जी ही, ये ट्रेंड तो लगी रहा है, ये अलग बात है कि चुनाव कितनी सीटें पाएंगे, मतलब वो कार्यक्रम अभी से शुरू हो गया। लेकिन तीनों स्टेट के इलेक्शन में अगर एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को और एक आप पार्टी को जाता है तो 2024 की राह फिर बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। मैं विजय कृष्ण साहब आपके पास आता रहा हूं और हम जल्दी से इसको रैप अप करने की कोशिश कर रहे हैं संक्षेप में। एक चीज तो मुझे लगता है, जब भी अगर याद है, बचपन की याद अगर हो, तो जब आदमी कुछ ज्यादा हारने लगता तो गाली गलौज करने लगता था। तो उधर बीजेपी के बहुत से नेता गाली गलौज कर रहे हैं, इधर हमारे इस पे भी ट्रोल लोग आ गए, अब वो गाली गलौज पे उतर आए। अभी तक ट्रोल लोग आपको कुछ कहते थे, अब वो सीधे सीधे। तो मुझे इस इंडिकेशन से ये लग रहा है कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अगर मैं गाली गलौज को भी एक इंडिकेशन मानता हूँ, क्योंकि गाली गलौज हरदम जो हारता रहता है वो रोना शुरू करता है। विजय कृष्ण साहब, एक आनंद जी ये भी बता दीजिए कि कितने लोगों को पाकिस्तान का वीजा दिला रहे हैं ये लोग। जी जी, क्योंकि वो भी एक विजय कृष्ण साहब, एक ये भी इस बार हुआ, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ। देखिए, अगर आप नेता हैं तो आपको क्रिटिसिज्म झेलने की आदत होनी चाहिए। हमारे मोदी जी, इस बार आपको मैं इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं रोए इस इलेक्शन में, ज्यादा रोना धोना नहीं किया। मुझे वो 3 किलो गाली देते हैं, मुझे वो बोलते हैं, मुझे मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा था ये कि मुझे इतनी गाली मिलती है? नहीं आनंद भाई, देखिए वो विक्टिम कार्ड तो हमेशा ही खेलते हैं। और दूसरा, मैं ये देखिए, डेमोक्रेसी में आलोचना गाली कब से हो गई? ये नया नैरेटिव मोदी जी ने सेट किया कि अगर कोई आलोचना करता है तो उसको बताते हैं कि हमको गाली दी गई। अरे किसी भी बात की उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो कार्यकलाप है, जो पब्लिक के लिए उनकी स्कीम है, उसकी आलोचना करना राष्ट्रद्रोह हो गया और उनके लिए गाली हो गई। ये नैरेटिव तो वो हमेशा सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये देखिए मानना है कि चुनाव में इन सब चीजों का कोई बहुत असर नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया कह सकते हैं, अगर गुजरात में मोदी चुनाव जीतते हैं तो वो ये मीडिया जरूर नैरेटिव सेट करेगा कि साहब इनको रावण कहा गया, इसलिए ये बहुत ज्यादा गुजरात की जनता नाराज हो गई। तो वो इसलिए ये बड़े चालाकी के साथ ये शिफ्ट किया जाता है कि मतलब गुजरात के लोग जैसे मोदी जी को भगवान समझते हैं, और अगर मोदी जी पे कुछ बोला गया तो गुजरात की जनता इसको बहुत ही खराब से लेती है। ये कहीं मोदी जी के हाइप को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। अरे अगर हम तो एक बार आपसे आपके चैनल पे मैंने कहा था कि जनता तो वही है, तो अगर सोनिया गांधी के बारे में इस तरह के अपशब्द कहा गया है तो उनको लाभ क्यों नहीं मिला? क्यों मोदी जी को ही उसका लाभ मिल रहा है? तो इन सब चीजों का असर होता नहीं है। लेकिन चुनाव में वो हमेशा विक्टिम पार्ट प्ले करते हैं कि हमको इतनी गाली पड़ती है, हमको चाय वाला बोला जाता है, हमको गरीब किया जाता है, हमको नीच बोला जाता है। ये सब चीज करके सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीजों का कोई असर होता नहीं है। चुनाव और इश्यू पे होते हैं। हाँ, मीडिया उसको जरूर इस तरह से बता देती है कि साहब इस तरह की आलोचना को गुजरात की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि वो मोदी जी की आलोचना को नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस ढंग से वो मोदी जी का वो इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करता है मीडिया। ये उसका खेल है ये सब।